नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम अवधी और ब्रज भाषा के शुरुआत करेंगे। पिछले 5 दिनों में हमने हिंदी भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था और 3 भाषाएं जो हमारे सिलेबस में हैं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, ये तीनों को हमने कवर कर लिया है। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पुराने 5 वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद यहाँ तक पहुँचें। आज हम जो बात करेंगे वो अवधि से शुरुआत कर रहे हैं आज, और जो कल का जो शेड्यूल है आपको जो दिया गया है उसके हिसाब से हम अवधि को 2 दिन पढ़ेंगे, आज और मंडे को। ठीक है, तो ये अवधि के कुछ टॉपिक्स आज पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स हम मंडे को पढ़ेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद में फिर हम अगले 2 दिनों में ब्रज भाषा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लक्ष्य हैं अगले 3-4 दिन के। और बहुत अच्छे उत्तर आप लिख रहे हैं, ऐसे ही उत्तर लिखते रहिए। उम्मीद है आपको इसका लाभ हो रहा होगा, क्योंकि दैनिक उत्तर लेखन ही आपको एक अच्छी स्थिति में लाता है कि आप टेस्ट सीरीज़ तक पहुंच पाएँ और 3 घंटे का टेस्ट लिख पाएँ। तो उम्मीद है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत सही रणनीति है, लेकिन फिर भी आपका कोई फीडबैक है तो आप ज़रूर मेरे तक प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। अवधि के जो टॉपिक हमें देखने हैं, इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें भौगोलिक परिचय, उद्भव और स्रोत, और फिर सूफी और राम भक्ति काव्य धारा में अवधि का किस प्रकार विकास हुआ है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए अवधि ये इसका जो भूमिका है या परिचय है उसमें आप देखेंगे तो एक तो क्या है कि ये किससे विकसित हुई है। अवधि अर्धमागधी प्राकृत अपभ्रंश से विकसित हुई पूर्वी उपभाषा वर्ग की सबसे प्रसिद्ध बोली है। आगे जब हम बोलियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर 2 वर्गों में बोलियों को विभाजित किया गया है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। तो ये पूर्वी जो उपभाषा वर्ग है उसकी सबसे प्रसिद्ध बोली है अवधि, जिसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है, अयोध्या, फैजाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र। इसमें जो आपका लखनऊ या उसके आसपास का क्षेत्र भी शामिल होता है। तो ये तो है अवधि का जो उत्पत्ति हुई है और बोले जाने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो उत्पत्ति कहाँ से हुई? अर्धमागधी अपभ्रंश से, पूर्वी उपभाषा वर्ग की बोली से, और भौगोलिक क्षेत्र क्या हुआ, अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ या उसके आसपास का क्षेत्र। क्लियर है। अब बात आती है कि इसका उद्भव और स्रोत क्या क्या है। तो एक उत्तर प्रदेश का कौशल क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हुआ था, अर्धमागधी प्राकृत का विकास हुआ था। और अर्धमागधी प्राकृत भाषा से कोसला एक जन भाषा के रूप में निकली थी, है ना। क्या हुआ था, दोबारा देखिए। उत्तर प्रदेश का कौशल क्षेत्र है, कौशल क्षेत्र में अर्धमागधी प्राकृत भाषा का विकास होता है और उससे एक जन भाषा के रूप में कोसला भाषा निकलती है। और कोसला भाषा ही आधुनिक रूप आते आते या समय के साथ अवधि के रूप में विकसित होती है। तो कोसला जन भाषा के ही आधुनिक रूप को क्या कहा जाता है, अवधि कहा जाता है। ठीक है, और अवधि का स्पष्ट उल्लेख पहली बार मिलता है अमीर खुसरो की खालिक बारी में। किसमें? अमीर खुसरो की खालिक बारी में। तो इतनी चीज़ें आपको इसके परिचय में ध्यान रखनी है। अब जो हमें बात करनी है वो है अवधि भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, और 2 महत्वपूर्ण खंडों में हम विकास को समझेंगे। एक तो सूफी काव्य धारा में अवधि का विकास, और एक दूसरा राम भक्ति काव्य धारा में अवधि का विकास। ठीक है, सूफी काव्य धारा में और राम भक्ति काव्य धारा में। देखिए, सूफी काव्य धारा क्या थी, भक्ति काल में हमने जो देखा है वो 4 भागों में उसको विभाजित किया गया है। मुख्य तौर पे 2 भागों में, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। फिर उनका फर्दर 2 भागों में और विभाजन किया गया है, उपविभाजन जिसे बोलते हैं। सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा, ये तो हुआ निर्गुण का, और सगुण का हुआ कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। तो जो निर्गुण पक्ष है उससे सूफी काव्य धारा है, और जो सगुण पक्ष है उससे राम भक्ति काव्य धारा है, जिसमें अवधि का बहुत अधिक प्रयोग हुआ था। तो उस दौरान उसकी क्या विशेषताएं थी ये हम देखना है। ठीक है, तो सूफी काव्य धारा में पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में हम
राम भक्ति काव्यधारा में अवधि का विकास पढ़ेंगे और बाद में एक बहुत ही छोटे छोटे के एक लाइन के टॉपिक्स हैं, वो है हिंदू प्रेमाख्यानकों की अवधि और समकालीन स्थिति। ठीक है, तो देखिए सूफी जो प्रेमाशयी संत थे उनका प्रभाव सूफी का प्रभाव किसका था? सूफियाना भाव था इनका, और सूफी में रहस्यवाद को अभिव्यक्ति मिली है। तो सूफी प्रेमाश्रयी संतों ने अपने रहस्यवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति भारत में पूर्णतः प्रचलित प्रेमाख्यानकों के माध्यम से करनी आरंभ की, और भाषा के रूप में इन्होंने किसको चुना? अवधि को चुना। किसको चुना? अवधि को चुना। मतलब सूफी जो इस्लामिक प्रभाव से भारत में एक नया भाषा का या भाषा पर एक प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे सूफी दर्शन भारत में आता है, और भाषा पर भी इसका प्रभाव और साहित्य पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने अपने जो सिद्धांत कहे या अपनी जो अभिव्यक्ति की उसमें किस भाषा को चुना? अवधि को चुना। ठीक है, मुल्ला दाऊद की चंदायन एक रचना है जो अवधि में लिखी गई है। ये पहली रचना है जो पूर्णतः अवधि में है और लोक भाषा से उठकर एक ही झटके में इसने अवधि को साहित्यिक भाषा का दर्जा दिला दिया। तो ऐसे ही आप पंक्ति लिखेंगे अपने टेस्ट पेपर में और एग्जाम में कि मुल्ला दाऊद की चंदायन वह पहली रचना थी जो पूर्णतः अवधि में लिखी गई थी, जिससे अवधि जो लोक भाषा के रूप में प्रचलित थी वो एक ही झटके में उठकर साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हो गई। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। देखिए बात यह कि कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद में आप सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये इसका एक उदाहरण भी है, दाऊद कवि जो चंदा गाई, जई रे सुना सो गा मुरझाई। ठीक है ना, और ऐसे ही कुतुबन की एक मृगावती रचना है, ये भी अवधि में लिखी गई थी। तो हमने देखा प्रेमाश्रयी, रहस्यवादी, सूफी और इस उनकी भाषा अवधि, और अवधि की रचनाएं। ठीक है, अवधि की प्रारंभिक रचनाएं। फिर जो सबसे अधिक समृद्धि प्रदान की वो की मलिक मोहम्मद जायसी ने, जिनको प्रेमाख्यानक काव्यधारा का सबसे प्रमुख कवि कहा जाता है, और विशेषकर उनकी रचना कौन सी है? उनकी रचना पद्मावत। हालांकि मलिक मोहम्मद जायसी ने 14 ग्रंथों की रचना की थी। अब इनके पद्मावत या इनके मलिक मोहम्मद जायसी के अन्य रचनाओं में अवधि की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखिए। एक तो इन्होंने क्या तत्सम का प्रयोग न के बराबर किया है। जो प्रवृत्ति देखी जा रही थी वो तत्सम शब्दों के प्रयोग की देखी जा रही थी। ठीक है, तत्सम शब्द कौन से हो गए? जो संस्कृत परंपरा से आए हैं। इन्होंने क्या किया? देश शब्दों का अधिकांश प्रयोग किया और उसमें अंत में ऊ लगाकर उन्हीं देश शब्दों का अवधिकरण भी कर दिया। एक तो लोक भाषा से शब्द उठाए, है ना, और उसका अवधिकरण कर दिया, जैसे मिठासु, जोगू। ठीक है ना। दूसरा, इन्होंने लोक प्रचलित मुहावरों का अपने शब्दों में, अपने जो काव्य है उसमें प्रयोग किया, जैसे सुधी अंगूरी न निकसे घीऊ, है ना, ये जो सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता का इन्होंने अवधि में इसी प्रकार से लोक प्रचलित भाषा को, लोक प्रचलित मुहावरों को लिखा है। और क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी? जो अवधि थी वो ठेठपन, देसीपन, इसको खोए बिना, मतलब उसमें ठेठपन और देसीपन तो था ही, लेकिन लोक संस्कृति को भी धारण करती थी, मतलब लोक संस्कृति से जुड़ाव था। कैसे? जैसे उदाहरण क्या है? दवंगरा शब्द का प्रयोग। अवध प्रदेश के मानसून की प्रथम वर्षा को दवंगरा कहा जाता है, और इसी लोक भाषा के शब्द को उन्होंने काव्य में जगह दी है। ऐसे ही उनके काव्य में बिंब योजना, अप्रस्तुत योजना आसानी से देखने को मिलती है। जब आप पद्मावत पढ़ोगे तो बिंब योजना और अप्रस्तुत योजना को डिटेल में भी वहाँ हम पढ़ते हैं। बिंब योजना और अप्रस्तुत योजना का उदाहरण आप वहाँ से भी पिक कर सकते हो। मिठास देखें अगर अवधि की मिठास, तो ये देखिए अवधि की मिठास, यह तन जारो छांद के कहाँ के पवन उड़ाव, मकुते ही मार्ग उड़ी, परे कंत धरे जहें पाव, थे ना। ये नागमती वियोग खंड से लिया गया जो पद है उसमें ये बिंब योजना भी देखने को मिल रही है, और मिठास भी अवधि की देखने को मिल रही है। अवधि की मिठास के लिए शुक्ल जी ने भी बहुत तारीफ की है जायसी की। ये उदाहरण हमें ध्यान रखना है। जायसी की भाषा बहुत ही मधुर है, पर उसका माधुर्य निराला है। यह माधुर्य भाषा का माधुर्य है, संस्कृत का माधुर्य नहीं है।
यह संस्कृति कोमलकांत पदावली पर अवलंबित नहीं है, उसमें अवधि की अपनी निज की स्वाभाविक मिठास लिए हुए है। अवधि की खालिस बेमेल मिठास के लिए पद्मावत का नाम बराबर लिया जाएगा। हालांकि बड़ा उदाहरण है, अगर आप लिखना है तो आप केवल इतना भी लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए इसको अलग कलर में लिखा गया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखिए जायसी की हमने शुरुआत से देखिए, हमने बोला सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की प्रमुख भाषा कौन थी, अवधि। उसके बाद में उसकी रचनाएं देख ली, जिसने अवधि को साहित्यिक पैरामीटर पर तोला और उसको उच्च स्थान पर आसीन करवाया। उसके बाद उसके प्रमुख कवि आए जायसी। जायसी की पद्मावत और उस जायसी के काव्य की विशेषताएं हमने देख ली, और उसकी तारीफ थर्ड पार्टी ने भी कर दी है, वो हैं शुक्ल जी, जो हिंदी साहित्य के प्रकांड पंडित माने जाते हैं, ठीक है। फिर क्या, जायसी के बाद भी कवियों में अवधि चलती रही, जैसे उस्मान की चित्रावली, और बाद में यह तुलसी की अवधि में और अधिक देखने को मिलती है। तुलसी की अवधि उसके बाद प्रचलित होती है, ठीक है। लेकिन तत्सम व अर्थतत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ी। तुलसी का भी जब हम पढ़ेंगे ना, तो तुलसी की जो अवधि है उसमें तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है, जबकि जायसी के यहाँ लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है, देश शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका क्या, ये क्या हुआ, सूफी काव्य धारा में अवधि का विकास, एक खंड हमने देख लिया। इससे जुड़े हुए कुछ कोटेशन देख लेते हैं। जो बिंब की मैं बात कर रहा था, उसका बिंब का ये कोटेशन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसका यूज कर सकते हैं। तत्सम शब्दों का जो अवधिकरण हमने बोला है ना, ये इसमें देखने को मिलेगा, ये तुलसी का है ना। नाद सौंदर्य का भी, ये सब तुलसी के हैं, ठीक है, ये सब तुलसी के। मैं थोड़ी बाउंड्री बना देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा, ये सब तुलसी के हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तुलसी, राम भक्ति कार्य, बेसिकली राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसी ही हैं। तो राम भक्ति काव्य धारा में अवधि का विकास किन किन स्तरों पर देखने को मिलता है। पहले पृष्ठभूमि देखिए। राम भक्ति काव्य धारा में जो विशिष्टाद्वैतवादी जो दर्शन है, उससे इसका विकास होता है। आचार्य रामानुज के शिष्य रामानंद द्वारा रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया जाता है, और उसी से राम काव्य धारा का विकास होता है। उसके प्रमुख कवि तुलसीदास है, और उनकी प्रमुख रचना कौन सी है, रामचरितमानस। इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी चश्मे से हम राम भक्ति काव्य धारा में अवधि के विकास को देखेंगे। चश्मा क्या बना, दर्शन कौन सा, विशिष्टाद्वैतवादी। रामानुज के शिष्य कौन, रामानंद। रामानंद द्वारा राम काव्य धारा का विकास, और उसके प्रमुख रचनाकार तुलसीदास, और उनकी प्रमुख रचना कौन, रामचरितमानस। लिंक समझ में आया, ठीक है। अब सूफी की अवधि की विशेषता, सूफी की अवधि जो थी, सूफी की अवधि में कुछ कमियां कह लो, या सूफी की अवधियों में ये चीजें देखने को मिलती थी कि एक तो अपभ्रंश व फारसी काव्य परंपरा का तो ज्ञान था, किंतु संस्कृत परंपरा का इनको ज्ञान नहीं था। जबकि तुलसी की अवधि में तुलसीदास जी ने संस्कृत परंपरा का अध्ययन किया था, और उसके अनुसार अपनी अवधि का प्रयोग किया था। तो कैसी विशेषताएं देखने को मिलेंगी, एक तो तत्सम शब्दों की बहुलता या प्रचुरता देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे भी तत्सम शब्दों का अवधिकरण कर दिया गया है, जो जायसी ने भी किया था। लेकिन जायसी ने तत्सम शब्दों का नहीं किया, उन्होंने क्या किया, लोक प्रचलित शब्दों का अवधिकरण किया था। यहाँ पे देखिए तत्सम शब्दों का अवधिकरण का उदाहरण, हंसगामिनी को हंसगमनी, अमृत को अमीय, करुणा को करुणा, वन को वन, ठीक है ना। हालांकि इन्होंने ऐसा नहीं है कि अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं किया, इन्होंने प्रयोग किया है। जैसे गरीब नेवाज फारसी शब्द का प्रयोग किया है, बख्शीश दरबार विदेशी शब्द का प्रयोग किया है, साथ साथ भोजपुरी, राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे बांझ, अहेर, ठीक है। फिर एक तुलसी जी की जो अवधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है ध्वनि मैत्री का उनका अप्रतिम कौशल। मतलब शब्दों का निर्माण ऐसा करेंगे, शब्दों का ऐसा प्रयोग करेंगे कि वो ध्वनि का रिप्रेजेंटेशन देते हो, ऐसे फील आएगी कि हाँ ये शब्द में ही ध्वनि छुपी हुई है। देखिए जैसे शिथिल अंग पग मग डग डोलही, अब देखिए पग मग डग, ये क्या हो रहा है, ध्वनि का शब्दों से ही ध्वनि निकल रही है। बेहबल बचन प्रेम बस बोलही, ठीक है। तो ये ध्वनि मैत्री का उदाहरण हो गया। ये अलंकार प्रयोग के लिए ये निपुण माने जाते हैं तुलसीदास जी ने।
अवधि में बहुत अच्छे अच्छे अलंकारों का प्रयोग किया है। इन्हें अनुप्रास के बादशाह भी कहा गया है। कहीं कहीं कौटिक कपट कहानी, देखिए कै वर्ग की अनुप्रास की कितनी सुंदर योजना यहाँ पर देखने को मिलती है। जल थल थलचर दमचर नाना, ठीक है ना, तो ये भी एक उदाहरण है। ऐसे ही उपमान और सांगरूपक अलंकार भी इन्होंने प्रयोग में लिए हैं। इनके यहाँ भी बिंब योजना देखने को मिलती है। तो ये तुलसीदास जी की विशेषताएं थी। तुलसीदास जी के बाद में आगे अवधि ब्रज से जुड़ने लगी। लोक मंगल तक रूप सीमित होने के कारण और मर्यादावाद में बंधे होने के कारण लोकरंजक रूप में ब्रज का आगमन हो जाता है। ठीक है, अब कोटेशंस देख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए एक बार रिवीजन करा देता हूँ ताकि याद रहे। पृष्ठभूमि बनाई हमने दर्शन से लेकर, रामानंद से लेकर तुलसीदास और रामचरितमानस की। फिर उसकी विशेषताएं देखी कि कैसे ये जायसी से परंपरा में अलग है। फिर इसकी विशेषताएं देखी और उसके बाद में हमने इसकी ध्वनि मैत्री देखी, बिंब योजना देखी, अलंकार योजना देखी। ठीक है, कोटेशन देखिए। तत्सम शब्दों के अवधिकरण के लिए पंक्ति ही आप लिख सकते हैं। लोचनूर जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। तो ये देखिए कृपन, लोचनु, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। नाथ सौंदर्य का उदाहरण ये वहाँ पर दिखाया था मैंने। और नाथ सौंदर्य की तारीफ डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने की है। उन्होंने लिखा है, शब्दों की ध्वनि योजना द्वारा अर्थ की झंकार देने में तुलसी जैसी निपुणता हिंदी के किसी भी अन्य कवि के पास नहीं है। तो ये कोटेशन इसकी तारीफ में आप लिख देंगे। तो ऐसे एकदम सटीक नोट्स बनाए हुए हैं कि बस 4-5 पॉइंटों को आप याद रख लो। उत्तर तो लिख दोगे, कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। जो परीक्षा का दृष्टिकोण अभी चल रहा है, कॉम्पिटिटिव चल रहा है, एक आधा पॉइंट आपको अलग जोड़ना है, वो अपनी मेहनत से जोड़ेंगे या बाद में मैं जुड़वा दूंगा। तो लेकिन जो पहले जानते हैं, जो है उसको पहले समझ के याद करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमने देख लिया। क्या क्या देख लिया भाई? सूफी काव्य धारा में अवधि का विकास देख लिया हमने, और राम भक्ति काव्य धारा में अवधि का विकास देख लिया। क्लियर है? फिर एक जो शुक्ल जी का कथन है, जो संस्कृत परंपरा का जो ज्ञान था उनको, उस पर शुक्ल जी का कथन है, ये भी मैंने आपके उदाहरणों में शामिल कर दिया है। ठीक है, फिर हिंदू प्रेमाख्यानकों की अवधि। ये कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर मान लीजिए इंडिकेटिवली हमें बताना हो तो आप एक तो नरपति व्यास, गोवर्धन दास और दुखहरण, इनके नाम याद रख लीजिए कि ये हिंदू प्रेमाख्यानक कवि थे जिन्होंने भी अवधि का प्रयोग किया था। हालांकि इन कवियों की व्यक्तिगत भाषा में ही इतना काफ़ी अंतर है, अतः कोई परंपरा नहीं बन पाई, इसलिए इतना महत्व इसको नहीं दिया गया। ये दुखहरण की पंक्तियां हैं, अगर याद हो सकें तो कर लेना, देख देख के याद कर लेना। और समकालीन स्थिति ये है कि बहुत कमी आ गई है अवधि साहित्य में, साहित्य ना के बराबर लिखा जाने लगा है। ठीक है, अब कल जो हम देखेंगे वो इसकी स्वरूपगत विशेषताएं। स्वरूपगत में क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि हमें क्या क्या देखनी है, उसकी ध्वनिगत विशेषताएं प्लस उसकी व्याकरणिक विशेषताएं देखनी है। तो दोनों की देखेंगे, राम भक्ति कारा की भी देखेंगे और सूफी काव्य धारा की भी देखेंगे। और जो भी बचे हुए जो कोई टॉपिक होंगे वो भी हम देखेंगे, जैसे सीमाओं वाला टॉपिक है, शक्तियां और सीमाएं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इतना याद कीजिए और इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न होगा वो आपको लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई फीडबैक होगा तो वो आप मुझे दे सकते हैं। धन्यवाद।